बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। द वर्ड गोल, गोल का क्या मतलब होता है? बेसिकली गोल इज समथिंग जिसके ऊपर आप एम करते हो कि मुझे यहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, तो आप अपने बॉल को एम करते हैं, निशाना लगाते हैं एक गोल स्पेस का कि मैंने इसमें बॉल डालनी है, तो वो आपका क्या होता है? गोल होता है। सेम रिलेट्स टू आपके लाइफ गोल्स होते हैं, आपके कैरियर गोल्स होते हैं, जिसमें आप एम करते हैं कि फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो नर्सिंग के कुछ गोल्स होते हैं, यानी नर्सिंग को प्रैक्टिस करते हुए आपका क्या गोल होना चाहिए? मोस्ट ऑब्वियस, रिलेटेड टू पेशेंट और क्योर की तरफ लेकर जाना, किसी भी डिजीज प्रोसेस के अंदर चलते हुए बंदे को उस डिजीज प्रोसेस से निकालना हमारा नर्सिंग गोल होता है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस लेक्चर में लेकर चलेंगे। ह्यूमन नीड्स देखते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिसेस को देखते हैं, WHO की डेफिनेशंस को देखते हैं, फ्रेमवर्क देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है जेनरिक BSN प्रोग्राम चलता है, नर्सिंग और नर्सिंग प्रैक्टिस को किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर गोल की क्या डेफिनेशन होती है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि नर्सिंग के अंदर या नर्सिंग प्रोसेस का किस तरह से थोड़ा सा चलता है। सबसे पहले हमारे पास आती हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक यानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी। ह्यूमन नीड्स यानी वो चीज़ हैं जो किसी ह्यूमन को चाहिए होती हैं। ह्यूमन को सबसे पहले क्या चाहिए होती है? ज़िंदगी चाहिए होती है, जान है तो जहान है। इफ़ समबडी इज़ अलाइव तो ही बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इस ज़िंदगी को मेंटेन कैसे रखना है और अच्छे से अच्छा कैसे मेंटेन रखना है, वो हम इसमें देखेंगे। बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हम कॉमनली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल हैं, यानी कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। इंडिपेंडेंटली कुछ मीट हो जाती हैं, सम आर डिपेंडेंट, जो कि कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि रिलेशनशिप्स होती हैं, यानी आपको कोई और बंदा चाहिए सोशलाइज करने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए, मैरिज के लिए, या किसी भी रिलेशन के लिए, चाहे वो मदर का हो, फादर का हो, सिस्टर का हो, या हस्बैंड एंड वाइफ का हो। ठीक है। और इंडिपेंडेंट आपके कौन से हैं? फूड है, वाटर है, शेल्टर है, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। अ, जिस बंदे ने ह्यूमन नीड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है, ही इज़ अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो जो है, ही वाज अ थ्योरिस्ट, और उन्होंने बेसिक ह्यूमन नीड्स की थ्योरी को सजेस्ट किया, जिससे हमें पता चल जाता है कि इंसान की बेसिक नीड्स क्या हैं और किस तरह से वो ऊपर जाता जाता है, अपनी नीड्स को कवर करता जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? एब्सेंस ऑफ अ बेसिक ह्यूमन नीड रिजल्ट इन इलनेस। इलनेस किसी भी डिटीरियोरेटेड या सही हेल्दी कंडीशन से निकलने को हम इलनेस कहेंगे। इलनेस जो है, ये फील ऑफ नॉन वेलनेस भी हो सकती है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इल हैं। और बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो आपकी इलनेसेस को प्रिवेंट करती हैं और स्ट्रेंथन करती हैं आपके हेल्थ को। ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान को खाना पूरा मिलेगा तो वो खुश रहेगा, वो सेहतमंद रहेगा। एक इंसान को ज़दवाजी ज़िंदगी मैसर है, एक इंसान को घर मैसर है, तो उसको और क्या चाहिए? मीटिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स रिस्टोर्स हेल्थ, यानी कि उसका हेल्दी लाइफ पैटर्न बरकरार रहता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और
फीलिंग ऑफ मिसिंग नहीं होती, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप मतलब अगर आपने पूरे पेट खाना खा लिया है तो आपको भी मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना पड़ा हुआ भी है तो आप नहीं खाएँगे। तो और अगर आप भूखे हैं और खाना नहीं है तो यू विल मिस द फूड, आपको खाना मिस होगा, यानी फील ऑफ मिसिंग आएगी। वन फील सेटिस्फेक्शन व्हेन नीड्स आर मीट, अगर किसी की नीड्स मीट हो जाती हैं तो वो सेटिस्फाइड होता है। अब ये वर्ड नीड जो है ये बेसिकली नर्सिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपकी अपनी नीड्स जब मीट हो रही होती हैं यू फील सेटिस्फाइड, ठीक है। वो किसी भी हवाले से हो सकती हैं, विद रिलेशन टू द फूड हो सकती हैं, विद रिलेशनशिप टू द रिलेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, तो अगर हस्बैंड वाइफ की पूरी नीड्स पूरी कर रहा है और वाइफ हस्बैंड की पूरी नीड्स पूरी कर रही है, जित भी नीड्स हैं चाहे वो सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं या हेल्थ के इश्यूज हैं, कुछ भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर दोनों एक दूसरे को नहीं मीट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है डिससेटिस्फैक्शन होगी, वो लोग नहीं एक दूसरे के साथ रह सकते। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद नर्सिंग। नर्स का डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो इंडिविजुअली पेशेंट के साथ है, कलेक्टिवली उसकी फैमिली के साथ है, और कम्युनली या हम सोशली कहें तो कम्युनिटी के साथ है। तो नर्स क्या कर रही होती है, उस पेशेंट की नीड्स को मीट करते हुए वो इन द बिगर टर्म कम्युनिटी की नीड्स को पूरी कर रही होती है, ठीक है। इसीलिए जब हम कहते हैं फलाने मुल्क के पास इतनी नर्सेज की नीड है, ठीक है, दे डोंट से इतने पेशेंट को इतनी नर्सेज की नीड है, बट दे से इस कम्युनिटी को इस इतनी नर्सेज की नीड है, बिकॉज नर्स जो है वो इंडिविजुअली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए इन ब्रॉडर सेंस कम्युनिटी की नीड्स को पूरी कर रही होती है। चलते हैं मैस्लो की हायरार्की के ऊपर। हायरार्की कहते हैं कि सीक्वेंस से आपने बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में या छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज़ को अरेंज किया है, ठीक है, इट्स कॉल्ड हायरार्की। ज़्यादातर ये बड़े से छोटे की तरफ होती हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे बेसिक जो हमारी नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिससे आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहती है। बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है? आपका ब्लड प्रेशर, आपका हंगर, आपका सेक्सुअल नीड्स, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, वो सारी इसमें आ जाती हैं। सेकंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम जहाँ भी जाते हैं, आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो आपके माँ बाप सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि जगह सेफ है, सिक्योर है, अगर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है तो मत जाओ। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है कंप्लीमेंट किसे कर रही है? अगेन लाइफ को कंप्लीमेंट कर रही है। थर्ड, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, यानी आपके रिलेशंस और आप जो भी बिलोंग करते हैं, आपको ज़िंदगी ढंग से गुजारने के लिए ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, अगर वो नहीं भी है, आपकी डिग्रीज आपकी बिलोंगिंग्स हैं, छोटी सी छोटी चीज़ भी आपकी बिलोंगिंग होती है कि कई लोगों को अंगूठियों का शौक होता है, इवन योर क्लोथ्स आर योर बिलोंगिंग्स। देन सेल्फ एस्टीम नीड्स। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। द वे यू पीपल सी योर सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई होती है, ठीक है, आप देखें वो अपने आप को बड़ा ब्यूटीफुल तस्वुर करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट तस्वुर करते हैं, दे फील देमसेल्व्स, बस वो अपने आप को बड़ा कंप्लीट फील करते हैं, तो उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है। कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है कि आप देखेंगे, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, दे विल नॉट शो दे पिक्चर ऑन देयर डीपीज, फेसबुक पे नहीं, बिल्कुल गुमनाम, दे वांट, इवन कुछ लोग अपना नाम भी नहीं शो कर रहे होते हैं सोशलाइजिंग के दौरान।
वन टू वन किसी से मुलाकात करते हैं तो बड़ी धीमी आवाज़, बड़े शाय, तो उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है। देन इट कम्स विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, ये ज़िंदगी की वो स्टेज होती है कि जिसमें एक इंसान को उसके होने का मकसद पता चल जाता है। लाइक वी से सेंट्स, ठीक है, वो अपने अंदर का जो इंसान है ना, उसको पहचान लेते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर हम मॉडर्न डे में कोई सेल्फ एक्चुअलाइज बंदा देखेंगे तो हम ईदी साहब की मिसाल देंगे कि ही वाज सच अ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कि दौलत उनके सामने रेल पेल थी दौलत की, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं इस्तेमाल की। वही फटे पुराने या बस एक तरह के नॉर्मल से कपड़ों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, बड़े नॉर्मल से कमरे में वो रहे। तो उनकी तमाम नीड्स जो है जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो तमाम नीड्स से, हत्ता कि अपनी सेल्फ इस्टीम से भी वो सेटिस्फाई होते हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं। वो अपने आप को पहचान लेते हैं, वो अपने होने का मकसद पहचान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पिरामिड है ये मैस्लोज हायरार्की का। सबसे बेसिक नीड यानी बुनियादी नीड्स, जिसके बगैर, इस बुनियाद के बगैर ये पिरामिड गिर जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक नीड्स में हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, खाना पीना वगैरह। फिर उसके बाद सेफ्टी आ जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप देख रहे हैं घर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे बिलोंगिंग्स, फिर सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ये स्लाइड्स हैं, रीड करेंगे इनको। ठीक है, ये सारी आपने रीड कर लेनी है, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है आप लोगों को। रीड लाजमी करना है, आपका इसमें से टेस्ट आएगा बेटे। I will go for tests, not for the normal assignments. अब बेसिक नर्सिंग, बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस किस तरह से फॉल करती है? रिलेशनशिप जो है आपकी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये आप याद रखें, आपके पिक्चर लेक्चर में भी था कि जो प्रोफेशन होता है ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स के साथ आता है, ठीक है। हर प्रोफेशन के कुछ अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। हम कहते हैं मैंने ये काम बड़े पेशा वराना तरीके से किया, इसका मतलब है मैंने उस प्रोफेशन के जो कोड ऑफ एथिक्स थे, जो नॉर्म्स थे, उनको बड़ा डेप्थ में फॉलो किया। तो आपका प्रोफेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है, ठीक है। ये तो बात होगी कि आपको क्या मिला, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लेक्चर्स लूँ और आपको असेस करूँ कि मैंने जो आपको नॉलेज प्रोवाइड किया, आपको वो पहुँचा भी कि नहीं, आपके साथ कितनी मज़ीद मेहनत लगनी है। तो ये मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके डिसिप्लिन को देखना, आपके कैरेक्टर को देखना, आपके क्लिनिकल्स को देखना, आपकी मेडिकल नॉलेज को देखना। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे आ जाएगी कि जब मैं जवाब दूं कि आप, मैंने लेक्चर लिया तो कितना लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, मेरा स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स ले पाया तो कैसे ले पाया, नहीं ले पाया तो क्यों नहीं ले पाया, इसमें मेरी क्या इनपुट्स हैं और मेरी क्या कमियां हैं। तो ये चीज़ें आपको अकाउंटेबल करती हैं, यानी यू आर क्वेश्चनेबल फॉर योर एवरी एक्शन। फिर आपकी नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, यानी कोई आसमान से अचानक से वही नहीं नाजिल हो जाती है, ना ही आपके दिल में कोई अचानक से ख्याल आ जाता है कि चलो भाई पेशेंट के साथ आज ये काम करना है। नहीं, एविडेंसेस हैं, ठीक है, लोगों ने वो काम किए हैं, उन्होंने वो काम लिखे हैं, रिसर्च की है उनके ऊपर, और फिर वो जाके आपके पास आए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो जर्नल प्रैक्टिस में उनका शुमार हो जाए।
इसमें बेस्ट एग्जांपल जो हम देते हैं कि पुराने ज़माने में जब किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता था, बड़ा तेज़ बुखार होता था, तो हम उनको ठंडे पानी के स्वॉब्स लगाते थे, ठीक है, पट्टियाँ लगाते थे सर पे आइस वाटर की। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो बुखार उतरता है ये तो बड़ा जल्दी वापस चढ़ जाता है, तो हमने प्रैक्टिस अपनी चेंज की। लेकिन उस चेंज के पीछे हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशंस थी कि हमने क्या किया कि टैप वाटर लिया, नलके का पानी लिया और उससे हमने जो है पट्टियाँ करनी शुरू की। हमने देखा कि पेशेंट का जो बुखार है वो बड़े टाइम से उतर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन दोबारा नहीं आ रहा। तो हमने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस अच्छी है, अब आप आइस वाटर को ना यूज़ करें, आप टैप वाटर को यूज़ करें, ठीक है। तो नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। फिर क्लाइंट फोकस्ड प्रोविजन ऑफ सर्विस है। क्लाइंट फोकस्ड का मतलब है, हमने अभी नीड पढ़ा, ठीक है, आपको पानी चाहिए, मैंने आपको ला के 7 अप दे दी, मैंने आपकी नीड पूरी की? नहीं। बिकॉज वेन यू आर थर्स्टी, आपकी प्यास सिर्फ और सिर्फ पानी से बुझेगी। यू आर हंग्री, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है और मैंने आपको ला के पानी दे, शरबत दे दिया, आपकी भूख मरेगी? नहीं। तो वट एवर इज योर नीड या वट एवर इज द पेशेंट्स नीड, जो क्लाइंट की नीड है जिसकी आप केयर कर रहे हैं, उस टाइम पे उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपने वो नहीं दी तो आपने फोकस नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उस क्लाइंट की नीड्स को फोकस किया, उसको जो जिस टाइम पे चाहिए आपने वो प्रोवाइड किया, तो इट मीन्स कि आपने वो सर्विस दी जो कि क्लाइंट फोकस्ड थी, क्लाइंट को उसकी नीड थी, क्लाइंट की नीड बेस्ड केयर थी ये। फिर आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर आपके एथिक्स के वही 5 प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ऑटोनॉमी यानी राइट ऑफ सेल्फ डिसीजन मेकिंग, वेरासिटी यानी राइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ या टेलिंग द ट्रूथ, फिडिलिटी यानी राइट टू बी फेथफुल, और जस्टिस यानी आपने इंसाफ करना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राइट फॉर प्राइवेसी। तो ये पांचों राइट्स अगर आपने किसी बंदे के सर्व कर लिए, आपने उसको दे दिए, तो आपने अपनी प्रैक्टिस को एथिकल किया, यानी उसकी ऑटोनॉमी करी, उस पेशेंट की जो मर्जी थी आपने उस मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कॉन्फिडेंशियलिटी रखी, आपने पेशेंट के राज नहीं अफशा किए। वेरासिटी आपने की, आप उससे फेथफुल रहे। फिडिलिटी आपने की, आपने झूठ नहीं बोला पेशेंट से, ट्रूथफुल रहे उसके सामने हमेशा। और जस्टिस यानी आपने हमेशा पेशेंट के साथ इंसाफ किया। तो इसका मतलब है कि आपने एथिकल प्रैक्टिस की। यही सारी चीज़ें इन स्लाइड्स में हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी क्या डेफिनेशन है? पहले तो हमें नाम से जाहिर है, 1948 के अंदर जब बेसिकली 1940 हाँ 1948 में जब ये लीग ऑफ नेशंस की जगह यूनाइटेड नेशंस ने ले ली। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लीग ऑफ नेशंस थी जो कि फेल हो गया था ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हमने यूनाइटेड नेशंस बनाई। और यूनाइटेड नेशंस का जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करने वाला इदारा है उसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी वर्ल्ड से मुराद पीपल ऑफ वर्ल्ड, हेल्थ मीन्स आपने उनकी सोशली, साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजियोलॉजिकली जितनी उनकी नीड्स हैं वो पूरी की। और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ही है यूनाइटेड नेशन की, दैट इज़ कंसर्न विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, यानी बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ अक़वाम की, पूरी दुनिया में जितनी अक़वाम बसती हैं उनकी है पब्लिक यानी पीपल की हेल्थ की तरफ 1948 में इस्टेब्लिश हुआ।
जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। आजकल उनके बड़े वो भी आ रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं फेसबुक पे। वो सेक्रेटरी जनरल बैठे होते हैं डब्ल्यूएचओ के, और वो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कोरोना के ऊपर। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ये WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, यानी ऐसी हालत है, स्टेट है जो जिसमें मुकम्मल तौर से आप फिजिकल, यानी जो आपको नज़र आती है बॉडी, उसमें कोई डिफॉर्मिटी ना हो, लंगड़े लूले इस तरह से, आंख ना ज़ाया हो, दांत ना ज़ाया हो, ये सारी चीज़ें। मेंटल आपकी दिमागी हेल्थ, सोशल, साइकोलॉजिकल भी है इसके अंदर, स्पिरिचुअल भी है इसके अंदर, ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा। सोशल मीन्स आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छी हो, आप लोगों के साथ अच्छे से मिलते हो, आप एंटी सोशल ना हो, लोगों से आपको आदम बेजार ना हो, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी आप अपने मज़हब को प्रॉपरली फॉलो करते हो, आपको जितने दम वगैरह अक्सर लोगों का यकीन होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। वेल बीइंग है, यानी खुशबाश ज़िंदगी है। एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही एब्सेंस हो गई डिजीज़ की। कोई डिजीज़ आपको, नई नई डिजीज़ हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज़ेज हो सकती हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बड़ी एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ WHO। कुछ एम्स हैं, स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्विसेज ऑफ मेंबर नेशंस, जितने भी नेशंस हैं उनकी हेल्थ सर्विसेज को बेहतर से बेहतरीन बनाना, उनको एडवाइस करता है कि आप अभी ये करें, वैक्सीन्स करें, पोलियो के ख़िलाफ़ और इन चीज़ों के ख़िलाफ़, टीबी के ख़िलाफ़ वैक्सीन करें ताकि आपके लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए। टू प्रमोट बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अभी थर में जो हाल हुआ था, फिर आपने देखा कि WHO ने बहुत बड़ा उसमें काम किया लोगों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, स्पेशली बच्चों के लिए, यूनिसेफ के थ्रू। तो ये प्रमोट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपनी हाउसेस को अच्छा रखें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, पार्क्स होने चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस होती हैं जो कि WHO देता रहता है। सैनिटेशन का सिस्टम कैसे होना चाहिए किसी मुल्क का, तो उसके ऊपर वो लोग बताते रहते हैं। टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि ज़च्चा और बच्चा की जो सेहत है, यानी माँ और बच्चे की जो सेहत है, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मदर्स की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है ही, उसकी सेहत अच्छी नहीं है। तो और आगे जाके वही आपकी पॉपुलेशन को बढ़ा या घटा रहा होता है। तो WHO इसके ऊपर बड़ा एम्फसाइज करता है टू एडवांस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ की फील्ड्स के अंदर, टू इनकरेज एंड कंडक्ट रिसर्च को बड़ा इनकरेज करता है। फिर आपका आता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान एक सिस्टमेटाइज्ड प्रॉपर वे है, स्टेप वाइज, जिसके थ्रू एक नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करती है। स्लाइड्स बेटे आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ गिविंग गोल ओरिएंटेड ह्यूमनिस्टिक केयर। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि आपका कोई मकसद होना चाहिए कि मेरी जो शिफ्ट ख़त्म हो रही है तो उसमें ये पेशेंट कितना बेहतर हो जाए। ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए, यानी आपने कोई फरिश्ते नहीं है आप लोग, आप कोई जादूगर नहीं है कि अचानक से छड़ी घुमाई और हो गया, नहीं, वो काम जो एक ह्यूमन कर सकता है, ठीक है, उस वे में आपने करता है। इफ़ेक्टिव होने चाहिए, यानी रिजल्ट्स आपके जो है वो आपके सामने होने चाहिए। एंड एफिशिएंट होने चाहिए, यानी आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं आप उनको बेटर वे में इस्तेमाल करें।
ठीक है। एफिशिएंट केयर हमारे यहाँ बड़ी होती है, एक बेड पे दो दो बच्चों को लिटा दिया जाता है, ठीक है। लीडा हॉल जो है फर्स्ट इन्होंने 1955 के अंदर रेफर किया था नर्सिंग प्रोसेस को, और फिर उस टाइम पे 1960s तक ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। रेफरिंग द नर्सिंग प्रोसेस एज अ सीरीज ऑफ स्टेप, तो फिर 1959 में जॉनसन ने इसको प्रपोज किया, और लास्ट इस पे जो 1961 में काम किया वो था ईडा जीन ऑरलैंडो। इन्होंने प्रॉपर हमें नर्सिंग प्रोसेस के जो 5 स्टेप्स हैं वो दिए। फिर 1963 के अंदर इसको फर्दर डेवलप किया गया, जिसमें 3 स्टेप्स हमें दिए गए, असेसमेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन के। फिर 1967 में नर्सिंग प्रोसेस बुक लिखी गई यूरा एंड वॉश की तरफ से, जिसमें 4 स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस के आइडेंटिफाई किए गए, और इसमें पहली दफ़ा नर्सिंग डायग्नोसिस का इन्होंने या फिर 5 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस क्या हुआ, असेसमेंट यानी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या गैदरिंग ऑफ डेटा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव डेटा भी आ जाता है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा भी आ जाता है। सब्जेक्टिव डेटा आपका वो होता है जो सब्जेक्ट आपको बता रहा होता है, जो पेशेंट आपको बता रहा होता है, और आपने वो उसी अल्फाज में लिखना होता है जो पेशेंट आपको बताता है। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टी आ रही थी, जो भी। द पेशेंट, ये स्टार्ट किस तरह से होता है कि द पेशेंट वर्बलाइज दैट he was having headache since 5 a.m. in the morning, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव डेटा कौन होता है, ऑब्जेक्ट यानी मैं। तो ऑब्जेक्टिव डेटा यानी जो मैंने पूछा, मैंने देखा, तो उसमें वाइटल साइंस आपके आ जाते हैं, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो आपने देखी, द पेशेंट हैड रेड ब्लिस्टर्स ऑन हिज स्किन, ठीक है, तो वो आपने देखा था, पेशेंट ने आपको उसके बारे में नहीं बताया था। द पेशेंट वॉज पेल येलो, ठीक है, उसकी आंखें या उसकी बॉडी बिल्कुल पेल येलो हो रही थी। फिर आपने प्लानिंग, सॉरी, नर्सिंग डायग्नोसिस की, इसके ऊपर अलग से पूरे लेक्चर्स आपके होंगे। व्हाट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ द करंट नीड ऑफ द क्लाइंट या पेशेंट, के पेशेंट को इस वक्त जब मैं उसके सामने खड़ा हूँ क्या नीड है, ठीक है। उसके सर में दर्द हो रहा है, उसके टांग में दर्द हो रहा है, उसकी सर्जरी के प्लेस में दर्द हो रहा है, तो जहाँ पर भी उसका दिल घबरा रहा है, उसे एंजाइटी हो रही है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, क्या जो भी उसकी करंट नीड है उस टाइम पे जब आप उसके सामने खड़े हैं, तो इस कॉल्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। प्लानिंग यानी आपने क्या प्लान बनाए कि मैंने क्या क्या करना है अपनी शिफ्ट के अंदर। बुखार है तो बुखार को कैसे कम करना है, एंजाइटी है, परेशानी है तो उसको किस तरह से कम करना है, डिप्रेशन है तो उसको किस तरह से कम करना है, दर्द है तो उसको किस तरह से कम करना है। इम्प्लीमेंटेशन यानी वो काम जो आपने इम्प्लीमेंट किए, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की, ठीक है। बुखार है, आपने दवा दी, आपने उसको स्पंजिंग की, टैप वाटर स्पंजिंग की, आपने उसको ठंडे पानी से नहलाया फॉर एग्जांपल, तो जो भी काम आपने किए, दीज आर इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट में आप इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब है टू गैदर द रिजल्ट्स, कि आपने जो गोल बनाया था, ठीक है, नर्सिंग केयर का, वो मीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। ये रीड करने के बाद आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। I have given you the explanations. Thank you very much.